गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बसंत जो पुस्तक है आप लोगों की, उसमें अध्याय 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। ये बस की यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। व्यंग के प्रसिद्ध लेखक या व्यंग के व्यंग कहानियों या व्यंग्यात्मक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। वो एक बार बस की यात्रा करते हैं। बस की यात्रा के दौरान क्या क्या उनको अनुभव हुआ है, उस यात्रा के दौरान उन्हीं अनुभवों के माध्यम से उन्होंने इस कहानी की रचना की है। बताते हैं कि उनके 5 मित्र थे और जिन्होंने तय किया कि हम शाम को 4 बजे ही बस से चलें। पन्ना से इनको इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। यानी पन्ना या इनको मध्य प्रदेश में पन्ना से सतना जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है वहाँ जाना था। जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, उनको जाना था जबलपुर, क्योंकि जबलपुर से इनको ट्रेन पकड़ के जाना था और सुबह घर जाना था। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही एक रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, कि पता नहीं रास्ते में डाकू मिल जाए या बस डाकिन है, बस ही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा भाव मर गई। बस काफ़ी वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लगे हुए थे, यानी काफ़ी टूटी फूटी थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते क्योंकि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। बस को एक मानवीय रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से बस रिटायरमेंट की अवस्था में थी। बस को देखकर लग रहा था कि बस खुद बीमार है, इसलिए लोग इस बस से यात्रा करना नहीं चाहते थे। या बस एक पूजनीय योग है, उस पर सवार कैसे हो जा सकता नहीं। बस की स्थिति ऐसी है कि बस पे टहलने यात्रा करने से ज़्यादा बस पे क्या करना है, बस की पूजा करनी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा या बस चलती भी है? उन्होंने बोला वह बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी देर चलेगी। हमने कहा कहीं तो हम देखना चाहते हैं, यही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है या? जी हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसा बस अपने आप चलती है, ठीक है ना। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नए नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार में गोद में बैठा के ले जाएगी। उनके साथ जो डॉक्टर साहब थे, उन दोनों लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। लेखक साहब को यह डर लगने लगा कि यह बस समय से हमें अपने स्थान पे पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी। इसके लिए इन लोगों ने जो आपस में बात करने लगे, उन लोगों ने कहा कि बस बड़ी बुजुर्ग है, रिटायरमेंट की अवस्था में है, लेकिन इसके लोगों ने लाभ कमाने के लिए इसे रोड पे चला रहे हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह से देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। जो लोग थे, जो इनको मित्र लोग छोड़ने आए थे, इस बस की स्थिति देखकर उन्हें भी बड़ा अचरज हो रहा था और उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि जैसे अभी अंतिम विदाई है और इसके बाद ये लोग नहीं मिलेंगे। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है जो सब जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। स्थिति को देखकर उन्हें लग रहा था कि आना जाना लगा रहा, यानी अंतिम स्थिति के बारे में ये लोग चर्चा कर रहे थे। आदमी को कुछ करने के लिए एक नियमित ही होना चाहिए, यानी जाने का एक कारण होना चाहिए, और इनके जाने का कारण क्या है? बस है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसा सारी बस की इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी खिड़कियों के सारे कांच सब टूटे हुए थे और जो कांच बचे हुए थे उन कांच भी टूटे थे, हमें उनसे बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी इतनी पुरानी हो गई थी और इतनी आवाज़ कर रही थी कि लग रहा था वो इंजन ही हमारे क्या है, हमारे सीट के नीचे। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सबने आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सबने आगे आंदोलन किया था, तब यह जवान थी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी।
हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी सब बस के हर पुर्जा जो था वो क्या था, टूटा फूटा था, आपस में जुड़ा नहीं था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी और पूरे बस क्या था, एक की बात दूसरी बात, यानी एक पुर्जा या एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग थी, एक वस्तु दूसरे वस्तु अटैच नहीं थी, एक वस्तु दूसरे वस्तु की बात नहीं मान रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी जो सीट था वो बस की बॉडी से अलग हो चुका था, हिल उल रहा था, यानी नट बोल्ट भी नहीं थे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, और कभी जब भी बस स्लो होती थी या बस में झटका लगता था तो ऐसा लगता था कि सीट जो है वो बस को छोड़कर आगे निकल जाएगी। ठीक है, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। मतलब जब बस 8-10 मील चली तो जितने भी विचार थे, जितनी बातें थी, सब मिट गए। हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पे बैठी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में ले लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। यानी बस की स्थिति इतनी खराब थी कि उस टंकी में छेद हो गया और उसके डीजल की टंकी से पेट्रोल निकाला जा रहा था। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, बस इतनी खराब थी। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्राकृतिक दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे बड़े पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस उससे टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस कहीं गोता ना लगा ले। यानी कभी बस की स्थिति इतनी खराब थी कि लग रहा था कि कभी वो पेड़ में न लड़ जाए, नदी के नाले में न गिर जाए। ऐसी स्थिति लेखक को लग रहे थे। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इतना सब खराब होने के बाद भी जो बस के हिस्सेदार उस बस में बैठे थे वो तारीफ कर रहे हैं कि बस का जो काम है वो A1 क्लास है। ये इत्तेफाकन खराब हो गई। छेड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे, यानी चांदनी रात नहीं थी, बहुत कम था, सब वृक्षों के नीचे बस की बड़ी दयनीय स्थिति लग रही थी। लगता है जैसे कोई बुढ़ा व्यक्ति थक कर बैठ गया हो। हमें बड़ा दुख हो रहा था कि बेचारी पर हल्लत कर हम लोग चल रहे हैं, यानी हम लोग जवान हैं और इस बुढ़े के ऊपर लद के जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया यानी यह मर गई तो इसका जो बियाबान में हमें ही इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ी है। बस खराब हो गई और इसका अब कोई नहीं है बगैर, तो हमें इसकी क्या करना पड़ेगा, इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने, जो बस के हिस्सेदार, सब इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली और उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे जैसे बुढ़े होते हैं, मरने की स्थिति में आते हैं, और इसकी आंखों यानी इसकी बस की जो लाइट थी उसकी भी रोशनी जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर, यानी चांदनी रात जब हो गई तो उसके टटोल का रास्ता हम लोग जा रहे थे, यानी बिना लाइट के ये बस धीरे धीरे चांदनी रात के, यानी रात जो चांदनी रात थी उसके प्रकाश में ही बस धीरे धीरे रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी वैसे कहती जैसे कोई बुढ़ा कहता है, कोई जवान बिटिया जा रही है कि जाओ बेटी अब निकल जाओ। एक पुलिया के ऊपर हम पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी गाड़ी टायर पंचर हो गया, बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में जाके गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, और टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र करते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, यानी इतना जो रिस्क लेके चल रहा है ये जो व्यक्ति है, इसकी भावना का सही प्रयोग नहीं हो पा रहा है। इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। जिस तरीके से खतरा मोल लेकर बस चलवा रहा है, इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत जोखिम होता है गोली खाने के लिए, अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के लिए। ऐसे यहाँ पे भी है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार कर हमारा इंतजार करते और कहते अब महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमें वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ देती। पन्ना कभी
भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने, कभी भी पहुंचने की हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस परलोक के को प्राण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसका कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बस धीरे धीरे चलती रही। इतना बस की स्थिति खराब थी कि लोगों को जो जहाँ लेखक को पन्ना या और कहीं जाना था, उन लोगों ने अपने घर की उम्मीद छोड़ दी थी। ठीक है ना। इस कहानी से बच्चों ये सीख मिलती है, कहानी है, सही भी हो सकता है। बहुत से बस वाले ऐसे कंडीशन में गाड़ियाँ चलाते हैं, उसको मेंटेन नहीं करते, लेकिन वास्तव में अगर सही है इस कहानी का स्टोरी, तो ये हमें होना चाहिए कि समय समय पे हमें जितने भी वाहन हैं, चाहे प्राइवेट चलने वाले या घरों में चलने वाले, इन सभी बसों की माने वाहनों की मरम्मत करनी चाहिए। ऐसे खतरनाक स्थिति में बसों या यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे यात्रा करने से जान जोखिम में रहता है, अपना ही नहीं जो यात्री इसमें बैठे रहते हैं उनका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यात्मक हैं और इन्होंने व्यंग के रूप में ही बस की यात्रा का लिखा है कि किस तरीके से जो व्यक्ति है, जो कंपनी का हिस्सेदार है, बहुत बहादुर है, ऐसा खतरनाक रिस्क ले रहा है, उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। ऐसे तमाम तरीके की बातें हैं। ठीक है ना। ये कहानी आपके समाप्त होती है बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं आपके हरिशंकर परसाई, जिसे लोग क्या कहते हैं आपके, ठीक है, हरिशंकर परसाई हैं, जिसे क्या कहते हैं व्यंग्यात्मक लेखक के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है ना। ओके।